नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए साइंस का वीडियो लेकर आए हैं। साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के क्वेश्चन लेकर आए हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये वीडियो होने वाला है। यदि आप धैर्य से अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आपको इन प्रश्नों को हल करना है। आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासतौर पर बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। इनको अच्छे से कर लेना। एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, आगे भी आते रहेंगे। बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल एक लाइक कर दिया कीजिए। पुराने जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब लाइक कर देते हैं, नए स्टूडेंट भी लाइक किया कीजिए। इससे हमें पता चलता है कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है और हम मेहनत करेंगे आपके लिए। पहला क्वेश्चन, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीकल्चर। ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीकल्चर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जीवाणु से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन एक सही है? तो आपको बता दें, यहां पर जो कथन दिए गए हैं उसमें से एक कथन जो सही है वो है आपका कि अधिकांश जो जीवाणु होते हैं वो विविध पोषी होते हैं, लेकिन कुछ स्वपोषी भी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर जीवाणुओं के बारे में बिल्कुल सही कथन दिया गया है। जीवाणुओं को पौधे माना गया है। ऐसा क्यों? तो जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी, इनमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता इनमें से क्या? तो जीवाणुविक जो कोशिकाएं होती है उसमें सूत्रकणिका, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी, सूत्रकणिका नहीं होता है जीवाणुविक कोशिकाओं में। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो जीवाणु जो होते हैं इनकी साधारण आकृति होती है छड़ रूपी बेसिली। जैसे कि आपका दही में पाए जाने वाला जीवाणु लैक्टोबेसिलस, वो भी छड़ रूपी होता है। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? उन जीवाणुओं को कहा जाता है गोलाणु। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, गोलाणु प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एक गोल जीवाणु कहलाता है तो एक गोल जीवाणु कोकस कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी, कोकस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक सर्पिल जीवाणु क्या कहा जाता है? तो सर्पिल जीवाणु को स्पाइरलम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, स्पाइरलम राइट आंसर है। वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? तो वास्तविक केंद्रक जो है ये जीवाणुओं में नहीं होता। कवक, लाइकेन, हरे शैवाल में वास्तविक केंद्रक होता है, जीवाणु में नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा संख्या में आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं जीवाणु ही हैं जो सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है? तो बैक्टीरिया के अंदर प्रकाश संश्लेषी आशय वर्ण की लवक कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, वर्ण की लवक प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पाश्चर प्रसिद्ध है किसके लिए? तो जो पाश्चर है ये रोगों की जर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, यदि आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं और ऐसे ही आपको जीके के 10,000 एमसीक्यू चाहिए तो नीचे नंबर दिया गया है, उस पर आप जो है कॉल करिए। वहां पर आप कॉल करके ये 10,000 जीके के एमसीक्यू 99 रुपए में सिर्फ 1,000 लोगों के लिए पा सकते हैं। तो दिए गए नंबर पर आप पेमेंट करके आप सीधे पहले कॉल कर लीजिए, सैंपल देख लीजिए आप पीडीएफ की, उसके बाद पसंद आए तो आप ले लीजिएगा। 99 में आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे 10,000 एमसीक्यू। आप लोग समझदार हैं, आप लोगों को पता होगा, बुक लेने जाते हैं आप तो आपको कितने में पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो निम्न में से सबसे छोटा जीव यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा और यीस्ट में से सबसे छोटा है माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी, माइकोप्लाज्मा ये सबसे छोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं क्या कहलाते हैं? तो इनको कहा जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मूल ग्रंथिकाओं जो है, मूल ग्रंथिकाएं ये पाई जाती हैं। तो मूल ग्रंथिकाएं जो रहती हैं कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधे में भी। किस किस में? लेग्यूमिनस पादपों और कुछ अन्य पौधे में भी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते, इसका कारण क्या है? तो अधिक नमक वाले अचार में ये जीव द्रव्य संकुचित हो जाते हैं और इस तरह वो मर जाते हैं। तो जीव द्रव्य संकुचित होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? तो मानव की आंत में पाए जाने वाला आपका जीवाणु जो है वो है आपका एशेरिशिया
कोलाई, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। एशेरिशीया कोलाई ये मानव जीव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। तपेदिक या टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो तपेदिक या टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है आपका माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर यहां पर बी माइकोबैक्टीरियम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, तो भोजन की विषाक्तता ये उत्पन्न होती है आपकी क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। क्या नाम है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ऑप्शन नंबर बी। इसके कारण भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं कैसे? तो एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः आपके जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं, ऑप्शन नंबर सी जीवाणु प्रश्न के लिए राइट आंसर है। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है, 2 घंटे में कितने जीवाणु बन जाएंगे? तो हर 20 मिनट में यदि विभाजित होगी तो 20 मिनट बाद 2 हो जाएंगे, फिर 40 मिनट बाद क्या होगा? एक 2 में हो जाएगा और दूसरा भी 2 में हो जाएगा। तो ऐसे करते करते 2 घंटे में टोटल 64 बन जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी 64 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण में फली की फसल सहायक है, ऑप्शन नंबर सी फली प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है नाइट्रोजन स्तरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो लैग हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है ये ऑक्सीजन का अवशोषण, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का अवशोषण इसका कार्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है आपका तपेदिक, ऑप्शन नंबर ए तपेदिक रोग बैक्टीरिया से होता है। यह ऐसे ही क्वेश्चन अभी ग्रुप डी में आए हैं, यदि आप ग्रुप डी देके आए हो तो यही क्वेश्चन आए हैं, इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में मिलेंगे जो नीचे नंबर दिया गया है, आप वहां से कॉल करके व्हाट्सअप करके बात कर सकते हैं। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु एनाबिला, ऑप्शन नंबर यहां पर डी एनाबिना प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है? तो प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है, राइट आंसर हो जाएगा। जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके मदद करता है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर भी ये क्या करता है? जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है, ऐसे मदद करता है। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? मैं आपको बता दिया है इसी वीडियो में, लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर डी इसका प्रयोग होता है दही जमाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दूध जो खट्टा होता है ये होता है आपका बैक्टीरिया के कारण, ऑप्शन नंबर यहां पर बी बैक्टीरिया प्रश्न के लिए राइट आंसर है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो दूध के दही के रूप में जमने का कारण है आपका लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा ये बताओ लैक्टोबैसिलस कैसा होता है? गोल होता है, सर्पिलाकार होता है या छड़ रूपी होता है? आपको इसी वीडियो में बताया है, बताओ गोल होता है, सर्पिलाकार होता है या छड़ रूपी होता है? कमेंट करके बताइए। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है आपका राइजोबियम, ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम इस विषाणु की खोज किसके द्वारा की गई? सबसे पहले विषाणु की खोज की थी इवानोविस्की ने, ऑप्शन नंबर बी इवानोविस्की प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विषाणु माने जाते हैं क्या? तो जो विषाणु होते हैं राइट आंसर हो जाएगा ये आपके माने जाएंगे सजीव और निर्जीव के बीच ट्रांजिशनल ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी सजीव और निर्जीव के बीच ट्रांजिशनल ग्रुप विषाणु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायरस को निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से विषाणु में एंजाइम्स नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। टीएमवी शब्द संबंधित है, तो टीएमवी ये शब्द जो है ये विषाणु से संबंधित है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी विषाणु प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है कैसे? तो हाइड्रोफोबिया रोग ये विषाणु से उत्पन्न होने वाला रोग है। आपको सभी याद होना चाहिए जीवाणु से, विषाणु से, कवक से कौन कौन से रोग होते हैं, आपको इस वीडियो में मोस्टली कवर हो जाएंगे, बस अच्छे से धैर्यपूर्वक इसको देखते जाओ। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोफोबिया प्रश्न के लिए राइट आंसर है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए एडवर्ड जेनर राइट आंसर हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की? तो एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज, चेचक के टीके की खोज की, ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विषाणु वृद्धि करता है किसमें? तो जो विषाणु होते हैं ये जीवित कोशिकाओं में ही वृद्धि करते हैं, ऑप्शन नंबर बी जीवित कोशिकाओं में प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं, ऐसा क्यों? तो विषाणुओं को निर्जीव माना जाता है क्योंकि ये क्रिस्टलाइज
हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी, ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं इसलिए इनको निर्जीव माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, एंजाइम जो है ये कवकों में तो होते हैं, जीवाणुओं में भी होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स में भी होते हैं, विषाणु में, वायरस में एंजाइम नहीं होते, वायरस में विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। एड्स का कारण क्या है? तो एड्स का कारण है T4 लिम्फोसाइड की कमी। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए T4 लिम्फोसाइड की कमी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वैसे भी एड्स जो होता है वो क्या करता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब व्हाइट ब्लड सेल WBC पे प्रहार करता है, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। कोई दूसरा रोग होगा तो आप उससे लड़ नहीं पाएगा आपका बॉडी। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो HIV द्वारा होने वाला रोग है आपका एड्स। ऑप्शन नंबर यहां पर डी एड्स प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एड्स वायरस क्या होता है? तो जो एड्स वायरस होता है वो एक सूची RNA होता है। ऑप्शन नंबर ए एक सूची RNA राइट आंसर है। एड्स का कारण इनमें से क्या है? तो एड्स का कारण है आपका वायरस। ऑप्शन नंबर सी वायरस राइट आंसर हो जाएगा। इबोला क्या होता है? इबोला वायरस है एक। इबोला क्या है? एक वायरस है। ऑप्शन नंबर डी इबोला भी वायरस है, याद रखना। एड्स फैलता है, एड्स फैलेगा जो है शारीरिक संपर्क से, वो भी किस व्यक्ति से? जिसको पहले से यदि हो एड्स। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में आपका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन राइट आंसर है। सार्स क्या है? तो सार्स जो है आपका ये विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर बी विषाणु जनित रोग है सार्स, याद रखिएगा। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। तो जो खसरा होता है ये आपका विषाणु के कारण ही होता है। ऑप्शन नंबर ए विषाणु से खसरा होता है। याद रखना किस किस विषाणु से क्या होता है, जीवाणु से क्या होता है, कवक से क्या होता है, शैवाल से क्या होता है, ये सब याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं चेचक, यक्षमा, मलेरिया और हैजा। चलो इस प्रश्न का आंसर आप बताओ, मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, हैजा या चेचक। विषाणु के कारण हैजा या चेचक में से क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, देखते हैं आप में से कितने लोगों को पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो फुट एवं माउथ रोग ये विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी विषाणु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व बताइए। तो आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है आपका विषाणु। ऑप्शन नंबर ए विषाणु से ही मोजेक रोग होता है आलू में। शैवाल विज्ञान एल्गोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो एल्गोलॉजी ये शैवाल का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर डी एल्गोलॉजी में हम शैवाल का अध्ययन करते हैं। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है ये सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी सेलुलोज की बनी होती है शैवालों की कोशिका भित्ति। हाइड्रा की नावी कोशिका में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो इसमें मिलेगा आपका क्यूरोरेला। ऑप्शन नंबर यहां पर ए क्यूलोरेला। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सरगासो समुद्र का नाम कैसे पड़ा? तो सरगासो समुद्र का नाम शैवालों के कारण पड़ा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी शैवालों के कारण प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो उसमें प्रचुर मात्रा में आयोडीन से आप गलगंड रोग से बच सकते हैं। और कुछ समुद्री खरपतवार होते हैं जिसमें आयोडीन भरपूर मात्रा में होता है, उससे खा के आप गलगंड रोग से बच सकते हैं। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो आयोडीन जो प्राप्त होगी ये आपकी लैमिनेरिया से प्राप्त होगी। ऑप्शन नंबर बी लैमिनेरिया शैवाल से आपको आयोडीन प्राप्त होगी, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैल्प प्राप्त होता है इनमें से किससे? तो जो कैल्प प्राप्त होता है ये आपका शैवाल से ही प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी समुद्री शैवाल से, माफ कीजिएगा, कैल्प होता है शैवाल से लेकिन उसमें भी समुद्री शैवाल से। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से शैवाल ये स्वपोषित है। ऑप्शन नंबर बी शैवाल स्वपोषित कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो जैव उर्वरक का कार्य करेगा आपका नीलहरित शैवाल। ऑप्शन नंबर ए नीलहरित शैवाल राइट आंसर है। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशीय शैवाल का नाम क्या है? तो उस एक कोशीय शैवाल का नाम है आपका क्लोरेला। ऑप्शन नंबर यहां पर सी क्लोरेला प्रश्न के लिए राइट आंसर है।
लाल सागर का रंग जो है लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का रंग लाल ये शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी शैवाल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एगर एगर किससे तैयार किया जाता है? तो एगर एगर या अगर अगर, आपने कहीं अगर अगर भी पढ़ा होगा, राइट आंसर हो जाएगा ये शैवाल से ही तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए शैवाल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो गैर हरित विषम पोषित पौधे पूछे गए हैं तो फंजाई, ऑप्शन नंबर यहां पर भी फंजाई प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है ये आपकी राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी, मतलब काइटिन व हेमीसेलुलोज की बनी होती है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो डेंड्रोलॉजी का संबंध यहां पर राइट आंसर हो जाएगा झाड़ियों के अध्ययन, ऑप्शन नंबर यहां पर सी झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है डेंड्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे कि पुष्पों का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत किया जाता है? तो जो पुष्पों का अध्ययन होता है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए एंथोलॉजी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसका? तो जीवाश्म वनस्पति जो विज्ञान होता है इसमें जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जीवाश्मों का अध्ययन राइट आंसर है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित जो विज्ञान की शाखा होती है उसको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हॉर्टिकल्चर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कमेंट करके बताओ, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जो जीव विज्ञान की शाखा होती है उसको क्या कहा जाता है? मैं आपको दो ऑप्शन भी देता हूं कि आपको दिक्कत ना हो। पहला ऑप्शन है आपका आनुवांशिकी और दूसरा है पारिस्थितिकी। इनमें से क्या कहा जाता है? जीवों और वातावरण की जो अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान है, अनुवांशिकी कहा जाता है या पारिस्थितिकी? कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का आंसर। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी फाइकोलॉजी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वन के विकास के बारे में चर्चा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी वन के विकास के बारे में चर्चा की जाती है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में आपका बीजों का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर ए बीज प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है किसका? तो एग्रोस्टोलॉजी जो है ये घासों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी घासों के अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी का अध्ययन कहलाता करते हैं इसके तहत। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पीडोलॉजी में आपका भूमि का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी भूमि का अध्ययन होता है पीडोलॉजी में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि अनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा कौन सी है? तो अनुवांशिकता और विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली जो वनस्पति विज्ञान की शाखा है वो है आपकी अनुवांशिकी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी अनुवांशिकी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो पौधों को जो हम नाम देते हैं वो विज्ञान कहलाता है आपका वर्गिकी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी वर्गिकी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फलों का अध्ययन कहलाता है तो फलों का अध्ययन हम करते हैं पोमोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर यहां पर डी पोमोलॉजी के अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो पराग कण होते हैं उसका अध्ययन कहलाता है आपका पेलिनोलॉजी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी पेलिनोलॉजी के तहत पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधों का जो वितरण है उसको जियोग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए फाइटोजियोग्राफी ये संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले जो पौधे होते हैं उनको ओरेली कल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ओरेली कल्चर राइट आंसर है। वार्षिक वलयों का अध्ययन किस के अंतर्गत किया जाता है? तो वार्षिक वलयों का अध्ययन आपका डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी डेंड्रोक्रोनोलॉजी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सजावटी वस्त्र तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो सजावटी वृक्ष, माफ कीजिएगा मैंने वस्त्र बोल दिया, सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन आपका आर्बोरिकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी आर्बोरिकल्चर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी शारीरिकी राइट आंसर हो जाएगा। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक शास्त्र जो होता है उसमें आपका फफूंद का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर ए फफूंद राइट आंसर हो जाएगा। एग्रो फॉरेस्ट्री
क्या है? तो जो एग्रो फॉरेस्ट्री होती है, राइट आंसर हो जाएगा ये कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 मासी जो वृक्ष लगाए जाते हैं उसको एग्रो फॉरेस्ट्री कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, एग्रो फॉरेस्ट्री राइट आंसर हो जाएगा। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन कहलाता है? तो वृक्ष संवर्धन ये कहलाता है वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन। ऑप्शन नंबर ए, वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कौन सी है? तो इससे संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है आपकी टिश्यू कल्चर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, टिश्यू कल्चर प्रश्न के लिए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो वर्गीकी के पितामह के रूप में यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लीनियस को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है इनमें से? तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं आपके लीनियस, जिनको वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। उन्हीं को द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक के रूप में भी जाना जाता है। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? तो वर्गीकरण का जो प्राकृतिक सिस्टम था स्वीडिश वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, स्वीडिश वैज्ञानिक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पुष्पी पादपों को रखा गया है किसमें? तो जो पुष्पी पादप हैं इनको फेनरोगिम्स में रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी, फेनरोगिम्स प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है आपसे? इसमें आपसे पूछा गया है अपुष्पी पादपों को रखा गया है, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? अपुष्पी पादप, इनको रखा गया है आपका क्रिप्टोगेम्स। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अपुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिप्टोगेम्स में। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पीसीज। ऑप्शन नंबर सी, स्पीसीज ये वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोफाइट्स होते हैं इनमें से क्या? तो हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं ये आपके जलीय पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना, जो क्या बताते हैं? तो पौधों के नामों को द्विनाम पद्धति में 2 शब्दों में लिखते हैं। एक बताता है उनका वंश और दूसरा जाति। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, वंश और जाति प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है अनावृतबीजी। इसमें बीज तो बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते। ऑप्शन नंबर बी, अनावृतबीजी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई? इनमें से जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? प्रश्न के लिए राइट आंसर है ल्यूवेनहॉक। ऑप्शन नंबर डी, ल्यूवेनहॉक के द्वारा जीवाणुओं की खोज की गई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, कवकों द्वारा संचित या रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताना है। आप बोलेंगे तो मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं, चलिए दे ही देता हूं। ऑप्शन नंबर डी, एल्कोहल के रूप में, या ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोजन के रूप में। इनमें से कोई एक आंसर सही है, कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही है। दोस्तों यदि आपको पीडीएफ चाहिए हो, ये वीडियो पर अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे लगे, इसकी पीडीएफ चाहिए हो, तो जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सअप पे आप पहले सैंपल देख लीजिए, उसके बाद पसंद आए तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके आप प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।